वेलकम टू जहांगीर स्टडी। मैं संतोष जहांगीर। आज हम आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 में सेकंड इकाई फर्स्ट इकाई का सेकंड लेसन शक्ति, सत्ता और वैधता का अध्ययन करेंगे। शक्ति शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अवधारणा रही है। शक्ति राजनीति विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा है। ये राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। बिना शक्ति के राजनीति विज्ञान में एक तरीके से वो अधूरी है। राजनीति विज्ञान बिना शक्ति के अधूरा क्षेत्र है। राजनीति हमारे समाज का वह क्षेत्र है जहां सभी के लिए नियम बनाए जाते हैं, सभी के लिए निर्णय लिए जाते हैं, अधिकारों तथा कर्तव्यों का आवंटन किया जाता है। इन सब कार्यों के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। बिना शक्ति के हम किसी पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर सकते हैं। शक्ति प्राचीन काल, आधुनिक समय में उसमें कुछ बदलाव था, उसके स्वरूप में अंतर था। प्राचीन समय में विश्व में राजतंत्र, हर जगह राजतंत्र विद्यमान था। उस समय शक्ति सैनिक शक्ति के रूप में ही थी, अर्थात जिस राज्य के पास जितनी सैनिक शक्ति है वह राज्य उतना ही शक्तिशाली, उतना ही ताकतवर, उतना ही संपन्न माना जाता था। उस समय शक्ति का स्वरूप सैनिक शक्ति महत्वपूर्ण थी प्राचीन समय में। आधुनिक समय में हम शक्ति को देखते तो आधुनिक समय में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक शक्ति का महत्व बढ़ा है। प्राचीन काल में सैनिक शक्ति थी, आधुनिक समय में शक्ति में क्या परिवर्तन हुआ है? सैनिक शक्ति है, मगर इसके साथ ही उसमें क्या बदलाव हुआ कि आधुनिक में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, सबसे ज्यादा आर्थिक शक्ति जिसके पास ज्यादा है, आर्थिक सामाजिक शक्ति है, वही संपन्न माना जाएगा। तो शक्ति के स्वरूप में भी समय के अनुसार परिवर्तन होता रहा है। शक्ति राजनीतिक विज्ञान का मूल तत्व है। ये शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। के बारे में प्राचीन भारतीय चिंतन में, हमारे जब भारत का हम प्राचीन चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उनमें विद्वान मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि ने शक्ति के विविध तत्वों पर प्रकाश डाला। ये प्राचीन भारतीय जो राजनीतिक चिंतन में बता रहा हूं, मनु, कौटिल्य, शुक्र, इन्होंने शक्ति की अनेक प्रकार से व्याख्या की। मनु ने कहा कि जब चारों तरफ अराजकता फैल गई तो उस समय क्या हो गया, मत्स्य राज हो गया। तो उस समय क्या हो गया कि एक शक्तिशाली राजा या व्यक्ति का होना जरूरी है जो उनको नियंत्रित कर सके। तो ये प्राचीन जो विचारक थे भारतीय, इन्होंने शक्ति को राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। अगर शक्ति नहीं है तो हम किसी को भी कंट्रोल, नियंत्रित नहीं कर सकते। कौटिल्य, शुक्र आदि ने भी शक्ति के अनेक तत्वों पर प्रकाश डाला। वही यूरोपीय चिंतन में, यूरोपीय चिंतन में मैकियावेली को प्रथम शक्तिवादी विचारक माना जाता है। मैकियावेली विद्वान थे, उन्होंने प्रथम शक्तिवादी विचारक, उनको मैकियावेली को माना जाता है। इसके बाद इंग्लैंड में थॉमस होब्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी, लेवियाथन, 1651 में। तो उस पुस्तक में भी उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में शक्ति के महत्व को रेखांकित किया। उस पुस्तक में 1651 में शक्ति और राजनीति में क्या संबंध है, इनको अच्छी तरह से रेखांकित किया। उसमें लिखा गया, बताया गया कि राजनीति और शक्ति एक दूसरे से मिली हुई है। तो यूरोप को हम देखते हैं तो मैकियावेली और होब्स, इनको शक्ति के अध्ययन का प्रमुख चिंतन माना जाता है। लेकिन एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में, यानी राजनीति जो अवधारणा है उसके रूप में शक्ति पर विशेष जोर, सबसे ज्यादा जोर आधुनिक समय में राजनीति विज्ञान की विशेषता माना। तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता चार्ल्स मेरियम को माना जाता है। आपको ये बात याद रखनी है, आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख प्रणेता, जिन्होंने आधुनिक राजनीति के बारे में बहुत अध्ययन किया, उसका विस्तृत अध्ययन करके उसके बारे में सिद्धांत, नियम जो बताए, उसको चार्ल्स मेरियम माना जाता है।
उन्होंने शक्ति के विभिन्न पक्षों की व्याख्या अलग प्रकार से की। इनके साथ ही इनके जो इनके समय की जो विद्वान थे, कैटलिन, लॉसवेल, केपलर, मार्गेंथो, इन्होंने भी शक्ति की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मार्गेंथो ने तो यहाँ तक कहा था कि राजनीति, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। ये बातें इसमें आपके कोर्स में फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये विद्वान शक्ति को, राजनीतिक शक्ति को महत्व देते थे। राजनीति और शक्ति का जो अध्ययन, जो विचारक थे वो ये मार्गेंथो, कैटलिन। अब क्वेश्चन बनता है जैसे प्रमुख शक्ति, प्रमुख राजनीतिक शक्ति, शक्ति से संबंधित प्रेरणा विचारक के बारे में लिखिए। प्रमुख शक्ति, प्रमुख राजनीतिक चिंतन में शक्ति संबंधित जो सिद्धांत है उसके प्रेरणा माने जाते हैं, उसके समर्थक है। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। तो आपको ये नाम लिखने हैं, कैटलिन, लॉसवेल, केपलर, मार्गेंथो, ये सभी शक्ति राजनीति की वकालत करते हैं। राजनीतिक प्रतियोगिता का एक ऐसा क्षेत्र है शक्ति, जिसमें शक्ति के लिए व्यक्तियों के बीच निरंतर संघर्ष चलता है, चलता रहेगा। इन्होंने ये कहा कि शक्ति के जो व्यक्तियों में शक्ति के लिए संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। मैकाइवर ने भी एक पुस्तक लिखी थी, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। द वेब ऑफ गवर्नमेंट में लिखा है, दूसरों से अपनी इच्छा से कार्य करवाना ही शक्ति है। मैकाइवर ने एक पुस्तक लिखी है, क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी कृति है? द वेब ऑफ गवर्नमेंट किसकी कृति है? तो ये आपको ध्यान रखना है, मैकाइवर। मैकाइवर ने ये लिखा, दूसरों से अपनी इच्छा से कार्य करवाना शक्ति है। कैटलिन ने तो ये कहा कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। कैटलिन ने तो ये तक कह दिया कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है, यानी राजनीति विज्ञान बिना शक्ति के कोई महत्व नहीं है, विज्ञान शक्ति का है। रॉबर्ट बायस्टेड शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, न कि उसका वास्तविक प्रयोग। तो हम कह सकते हैं शक्ति का राजनीति में बहुत योगदान है। शक्ति राजनीति एक दूसरे की पूरक है। इसके अलावा लॉसवेल ने किताब लिखी थी, हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ, कौन कब क्या कैसे प्राप्त करता है। ये सब बातें राजनीति विज्ञान में शक्ति संबंधित है। दूसरे के कार्यों, व्यवहारों में विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। अगर शक्ति है व्यक्ति में तो वो दूसरे के कार्यों, व्यवहारों एवं विचारों को अपने अनुकूल बना सकता है। वह दूसरे और समकालीन सामाजिक चिंतन में शक्ति का अभिप्राय माना जाता है कुछ करने की शक्ति। अर्थात जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने लिए अथवा समाज के लिए कुछ कार्य करता है, तब वह इसे अर्थ में शक्ति का प्रयोग करता है। अगर व्यक्ति कुछ कर सकता है तो इसका मतलब उसमें शक्ति है। समाज के लिए, अपने लिए कुछ कर सकता है तो उसमें शक्ति है, तो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शक्ति, बल और प्रभाव में भेद। शक्ति, बल और प्रभाव में भेद। सामान्यतः शक्ति और बल को एक ही माना जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। इसको हम एक टेबल के द्वारा समझ सकते हैं। ये बिल्कुल, इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, इसको थोड़ा आसानी से हम समझने के लिए मैंने आपको छोटा सा बताया। इसमें क्या लिखा है देखो, शक्ति, शक्ति प्रच्छन्न बल है। अब आप, प्रच्छन्न का मतलब होता है छिपी हुई रहती है, और बल प्रकट शक्ति है। बल क्या है? प्रकट है। और प्रभाव क्या? शक्ति और बल को मिलाने से क्या बनता है? प्रभाव। शक्ति प्रच्छन्न बल है, यानी शक्ति छिपी हुई है, और बल प्रकट होता है। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति शक्तिशाली है, भाई कहते बहुत शक्तिशाली है, ये काम कर सकता है, ये इसमें बहुत ताकत है, ये बहुत शक्तिशाली है, ठीक है, सबने ये कहा। मगर जब वो शक्तिशाली है तो उसका वास्तविक सब मानना जानना कैसे है, तो वो प्रकट करेगा बल के द्वारा, तब मालूम पड़ेगा हाँ वास्तव में शक्तिशाली है। शक्ति दमनात्मक होती है। शक्ति का प्रयोग हमेशा दबाने के लिए, दमन करने के लिए, दमन यानी दबाना के लिए प्रयोग किया जाता है। और बल शक्ति का चालक है। शक्ति का वास्तविक चालक क्या कहलाता है? बल। बिना बल के मालूम ही नहीं शक्ति क्या होती है। शक्ति, बल शक्ति का चालक है। और शक्ति और प्रभाव, शक्ति और बल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रभाव। प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव क्या होता है? मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव से व्यक्ति के ऊपर प्रभाव, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक, जैसे आपके मान लो कोई भी विद्वान व्यक्ति अगर आता है
विद्वान व्यक्ति, जैसे आप स्कूल से संबंधित बात मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे स्कूल में एक टीचर आते हैं आपके स्कूल में पढ़ाने के लिए, सब कहते हैं कि बहुत ही टीचर बहुत ही विद्वान है और बहुत अच्छे हैं और मेहनती है बहुत ज्यादा। ठीक है, सबको मालूम है मेहनती है, मगर जब तक उसको मतलब वो उसको प्रयोग नहीं करके बताएंगे, पढ़ा के नहीं देंगे, तब तक कैसे वास्तव में है कि नहीं है। जब वो वास्तविकता आएगी तब बच्चे प्रभावित हो जाएंगे। प्रभाव का ऐसा होता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। ऐसे ही हम शक्ति के बारे में देखें, शक्ति अप्रकट तत्व है। शक्ति अप्रकट है, वो दिखती नहीं है, लेकिन बल प्रकट तत्व है। ये अंतर आप देख रहे हो, शक्ति अप्रकट तत्व है लेकिन बल प्रकट तत्व है। जैसे पुलिस के पास अपराधी को जैसे पुलिस के पास अपराधी को दंडित करने की शक्ति निहित रहती है। ठीक है, पुलिस के पास है कि अपराधी को दंडित कर सकता है, शक्ति निहित रहती है, लेकिन जब वो वास्तव में उसे दंड देती है तभी जो आर्थिक दंड से शारीरिक दंड तक कुछ भी हो सकता है, तथा वह बल का प्रयोग करती है। अब जैसे पुलिस के पास अपराधी दंडित करने सकती है, भाई ये पुलिस दंडित करेगी। अब वो मान लो जब तक वो उसका वास्तविक प्रयोग नहीं करेगी तब तक कैसे मानेंगे कि है ना जो कर सकती है। जैसे एक पुलिस, मान लो जैसे उदाहरण है कि एक अच्छा सरकारी जो पुलिस वाला ईमानदार पुलिस वाला है, एक अधिकारी है। अब जब तक वो मान लो अपराधी अपराधी मानता है कि कुछ नहीं, अपराधी को कैसे मालूम पड़ेगा, लोगों को कैसे मालूम पड़े कि ये अपनी शक्तियां प्रयोग कर सकता है, तो जब वो देखेंगे कि हाँ वास्तव में, तभी वो उसका प्रयोग कर सकता है। आर्थिक दंड अलग होता है, शारीरिक दंड अलग होता है। अथवा शिक्षक के पास विद्यार्थियों कक्षा से बाहर निकालने की शक्ति निहित रहती है। जब वो वास्तव में ऐसा करता तब उसकी शक्ति बल में बदल जाती है। अब जैसे मान लो क्लास में जो शिक्षक होता है उसके पास ये शक्ति है कि विद्यार्थी भी, कोई स्टूडेंट है अगर वो अनुशासन में नहीं है, उसको हम बाहर निकाल सकता है शक्ति है। तो कैसे मालूम पड़ेगा बाहर निकाल सकता है, जब तक वो बल प्रयोग नहीं करेगा, निकाल के नहीं पता तब तक कैसे मानेंगे हाँ ये निकाल सकता है, ऐसे कैसे मालूम पड़े। तो जब तक वास्तव में उसका प्रयोग नहीं करता है बल का, तब तक हम नहीं मान सकते। ये होती है शक्ति और बल। बल शक्ति की चालक शक्ति है, यानी शक्ति बल से ही चलती है, बिना बल के शक्ति का कोई महत्व नहीं है। महाशक्ति दमनात्मक होती है और उसके पीछे कठोर भौतिक बल का प्रयोग होता है। महाशक्ति यानी शक्ति से भी ज्यादा महाशक्ति वो होती है। महाशक्ति यानी उसके बराबर कोई शक्ति नहीं हो, वो भौतिक बल का प्रयोग करती है, उसके पीछे भौतिक फिजिकल फोर्स होता है। जबकि प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है। प्रभाव जानते हो, प्रभाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। हम किसी से शक्ति से केवल डरेंगे हम, जैसे मान लो एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है, उससे हम तब तक डरेंगे जब तक वो सामने है, उससे हम डरेंगे। हम डर के उसका आदेश का पालन करेंगे, भाई क्या पता हमारी पिटाई कर दे, हमारे साथ कुछ कर दे, हमको मारे पीटे, तो हम उससे डरेंगे। प्रभाव एक ऐसी चीज है जिसका प्रभाव में ये शक्ति का जरूरत नहीं पड़ती है, व्यक्ति हमेशा उसके प्रभाव में रहेगा। यानी अगर किसी हम प्रभावित हो जाते हैं तो हम जिंदगी भर उसको याद रखते हैं। बेटा आप सभी जानते हैं इस चीज को कि प्रभाव क्या होता है, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक यानी मन के अंदर प्रभाव डाले, मनोवैज्ञानिक होता है। और बल शक्ति क्या होती है, दमनात्मक होती है। शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ उसकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकता है। हम शक्ति का प्रयोग उसके खिलाफ इच्छा के विरुद्ध कर सकते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट जो भी चीजें इससे संबंधित इंपॉर्टेंट वो मैंने डाली, लिखी है, नोट किए, वो आपको सब याद करना है नोट्स की तरह। बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको समझने के लिए, ज्यादा मैंने पूरा थोड़ी डालना है, बस समझने की बात है ये, इसको अच्छे से समझो। तो उसमें क्या होता है बेटा, शक्ति का प्रयोग किसी के खिलाफ इच्छा के विरुद्ध हो सकता है। हम शक्ति का प्रयोग इच्छा नहीं जानते, हम बल प्रयोग करेंगे तो इच्छा का नहीं देखेंगे, बस लेके बंदूक खड़े हो गए या कैसे भी, तो उसकी इच्छा थोड़ी जानते हैं, वो चाहता है पिटाएगा ना। अब जैसे मैं उदाहरण दो, क्लास के अंदर मैंने जैसे मान लो टीचर्स होते हैं वो बच्चों को पीटते हैं, तो कई बच्चों ने गलती नहीं की तो भी उनकी पिटाई होती है, तो वो ये नहीं चाहते मैं पिटाई हो, क्योंकि सब उनकी इच्छा के विरुद्ध पिटाई होती है। पिटाई तो शैतानी करके मेरे को पिटना नहीं चाहता है, ये बात तो आप जानते हो। उदाहरण आप बच्चों से संबंधित, मैं हम टीचर है तो हम बच्चों से संबंधित उदाहरण देंगे आपको। तो इसमें देखो, लेकिन प्रभाव संबंधात्मक होता है, प्रभाव का संबंध होता है। इसकी सफलता का आधार प्रभावित व्यक्ति की सहमति पर निर्भर करता है। इसकी जो प्रभावित व्यक्ति सहमति पर निर्भर करता है। इसके अलावा शक्ति अप्रजातांत्रिक तत्व है। शक्ति क्या है, अप्रजातांत्रिक है, इसमें किसी की सहमति की आवश्यकता नहीं है, जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक है। प्रभाव क्या होता है, प्रजातांत्रिक होता है। शक्ति कितनी भी अधिक हो उससे स्थिरता है तो प्रभाव की आवश्यकता होती है। शक्ति कितनी भी अधिक हो
उससे स्थिरता हेतु प्रभाव की आवश्यकता होती है। यानी शक्ति के लिए प्रभाव जरूरी है, लेकिन प्रभाव को अपने अस्तित्व के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है कि शक्ति का प्रयोग करें। उदाहरण देखो, सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है आप, जैसे अंग्रेज भारतीय जनता से, हमारे यहाँ जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेज भारतीय जनता से शक्ति के माध्यम से अपने आदेशों की पालना करवाते थे। आपने सबने देखा, जब ब्रिटिश लोग होते थे उन्होंने ऐसे अत्याचार, कोई कुछ अपराध करा, कुछ तो आगे पीछे पिटाई करना, उसको गिरफ्तार करना, मारना पीटना, तो लोगों को वो शक्ति के माध्यम करते थे। जबकि महात्मा गांधी का प्रभाव प्रयोग करते थे, महात्मा गांधी प्रभाव का प्रयोग करते थे। गांधी जी के साथ हर आदमी, बहुत सारे लोग क्यों इकट्ठे हो जाते थे, क्योंकि वो उनके प्रभाव, उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। जैसे सभी जानते हो इस चीज को, प्रभाव मनोवैज्ञानिक होता है, एक बार फिर बताऊं, और शक्ति क्या होती है, मनोवैज्ञानिक होती है। नेक्स्ट इसमें देखो बेटा, अब देखेंगे आगे शक्ति के रूप। शक्ति के अनेक रूप होते हैं, जिसमें से जो मुख्य रूप है वो 3 है: राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति और विचारधारात्मक शक्ति। शक्ति के रूप का क्या मतलब होता है? राजनीतिक विज्ञान में शक्ति का बहुत विस्तृत प्रयोग होता है, जिन्हें हम शक्ति के विविध आयाम कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी शक्ति का अनेक रूपों में प्रयोग किया जाता है, जिन्हें विविध आयाम कह सकते हैं। मोटे रूप से 3 तरह की शक्ति राजनीतिक विज्ञान में है, जो अभी मैंने बताई। तो हम देखेंगे एक एक को। सबसे पहले राजनीतिक शक्ति क्या होती है। राजनीतिक शक्ति क्या होती है, इसका शॉर्ट अध्ययन देखो आप। राजनीतिक शक्ति से तात्पर्य नंबर 1, इसमें समाज के मूल्यवान संसाधनों जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार, दंड आदि का विभिन्न समाज के समूहों में आवंटन। यानी ये साधन बताए मैंने, मूल्यवान संसाधन जैसे पद, प्रतिष्ठा, कर, पुरस्कार आदि का समाज के समूह में आवंटन करना भी क्या है, राजनीतिक शक्ति है। दूसरा, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंगों के द्वारा किया जाता है। आपको सबको, जैसे हम पढ़ेंगे संविधान में, तो आपको मैं बताऊंगा क्या होता है। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग सरकार के विभिन्न अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनका कार्य आपको मालूम है, मैं आपको बताऊं। व्यवस्थापिका क्या करती है बेटा, कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है, उनको क्रियान्वित या लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है बेटा, न्यायपालिका जो कानून सही है गलत है उनकी व्याख्या करती है। ये तीनों अंग शक्ति का प्रयोग करते हैं राजनीति में। ये राजनीतिक शक्ति है। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शक्ति के औपचारिक अंग है। औपचारिक, वास्तविक जो सही है, सही अंग है। इनका प्रयोग सही है, इनका प्रयोग कानून के अनुसार है, ये ठीक है, ये लीगल है। तथा दबाव समूह अनौपचारिक अंग है। दबाव समूह जानते हो क्या होता है बेटा, इसमें मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा तो तुमको आवश्यकता है नहीं। दबाव समूह क्या होता है कि हर जगह दबाव समूह पाए जाते हैं। जैसे कोई संगठन होता है, जैसे विद्यार्थी स्टूडेंट यूनियन, मजदूर यूनियन, ऑटो रिक्शा यूनियन, सब क्या कहलाते हैं, दबाव समूह। ये क्या करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। कैसे? इनका साधन होता है हड़ताल करना, धरना देना, कार्य का बहिष्कार करना, मजदूर यूनियन, ये सब क्या है, दबाव समूह है। ये अनौपचारिक है, ये लीगल नहीं है। इनकी मांगे मनाने के तरीके हिंसक भी हो सकते हैं। तो दबाव समूह राजनीतिक शक्ति के अंदर अनौपचारिक है, और मैंने अभी 3 बताए, वो क्या है, औपचारिक है। ये तो ये राजनीतिक शक्ति। अब राजनीतिक शक्ति थोड़ा और इसमें तुम और समझाओ थोड़ा। राजनीतिक शक्ति, इससे सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता होती है। इस सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करती है। राजनीतिक शक्ति के द्वारा सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आर्थिक शक्ति। आर्थिक शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा का स्वामित्व। इसका अर्थ है, शक्ति का अर्थ है उत्पादन के साधनों एवं धन संपदा का स्वामित्व। अब इस बात को तुम समझे नहीं, मैं बताना चाहता हूं। यानी देश के अंदर जो भी उत्पादन हो रहा है, जिन साधनों के द्वारा, धन संपदा का जो भी नियंत्रण हो रहा है, देश की जो भी चीज है, वो सबका अधिकार होना ही आर्थिक शक्ति है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे देश के अंदर कुछ भी है, देश के अंदर जो भी चीज है प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। जैसे देश के अंदर, जैसे मान लो
रिजर्व बैंक है तो सारे लोगों का अधिकार है उसके ऊपर। देश के अंदर प्रधानमंत्री जैसे कोई भी संस्था, जैसे महानदी अपनी गंगा नदी है, राष्ट्रीय नदी है, उसमें सबका अधिकार है। हमारा जो राष्ट्रीय पुष्प है, हर चीज जो भी राष्ट्रीय है उनमें सबका अधिकार स्वामित्व, वो क्या है, आर्थिक शक्ति। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि आर्थिक रूप से शक्तिशाली होते हुए राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होते हैं। आर्थिक शक्ति के बिना राजनीतिक शक्ति बिल्कुल कम है। बिना आर्थिक शक्ति के राजनीतिक शक्ति का कोई मतलब नहीं है। ये बताने से पहले मैं आपको बताऊं, यानी व्यक्ति को अपने आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता देना ही आर्थिक शक्ति है। ये इसकी एक सीमित परिभाषा है। कोई सा व्यक्ति कोई सा व्यवसाय कर सकता है, मगर वो कैसा होना चाहिए, कानूनी दृष्टि से सही होना चाहिए, तभी मान्य रहेगा। तो आर्थिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति, आर्थिक शक्ति के बिना कुछ भी नहीं है। आज भी आप जानते हो, सभी जानते हो। बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आर्थिक शक्ति है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जानते हो, जो संपन्न व्यक्ति है वो किसी को भी अपने पक्ष में कर सकता है, किसी भी कानून को सबको अपने पक्ष में कर सकता है। वो है आपकी आर्थिक शक्ति। नेक्स्ट देखेंगे हम विचारधारात्मक शक्ति। विचारधारात्मक शक्ति क्या होती है? विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह। आप जैसे इसका देखिए, विचारधारा यानी विचारों के द्वारा लोगों को एकत्रित कर लेना, यानी लोग में ऐसे विचार फूंक देना जिससे कि वो उस विचार के अनुसार कार्य करे। तो विचारधारा का अर्थ है विचारों का समूह। उसमें से हम कौन से विचार स्वीकार करेंगे, जिसके आधार पर हमारे दृष्टिकोण का विकास होता है। अगर एक देश ऐसा है जिसके अंदर कुविचार है, अच्छे विचार हैं लोगों में, तो वो देश ऐसा ही बनेगा। एक देश के लोगों में ऐसे विचार बढ़ दिए, सबका आप किसी से भी प्रेम नहीं करोगे, सबसे नफरत करोगे, तो वहां के लोगों में ऐसी भावना बन जाएगी। बहुत ही विचारधारात्मक शक्ति, विचारों से प्रभावित हो जाना, यह लोगों के सोचने समझने के ढंग को प्रभावित करती है। जैसे आपको मैंने बताया, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय महात्मा गांधी ने लोगों में क्या कहा था, कई नारे दिए थे जिन्होंने लोगों ने पालन किया, उनका विचार ऐसा हो गया। आखिरी में जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तो उन्होंने ये कहा करो या मरो, तो लोगों के उनके विचार से ऐसे प्रभावित हो गए। लोग, सारे लोग, महिलाएं, बच्चे, सबों ने क्या किया, सब उनके साथ जुड़ गए, उनके विचार से प्रभावित हो गए, करो या मरो, या तो हम देश को आजाद कराएंगे या मर जाएंगे। तो ये विचारधारा होती है। तो विचारधारा लोगों को प्रभावित करती है। जैसे विभिन्न देशों की विचारधाराएं अलग अलग होती है, जैसे नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे जैसे माओवादी, नक्सलवादी जो क्षेत्र है, वहां पे उनकी विचारधारा क्या होती है, हिंसक कार्रवाई में विश्वास करते हैं। उनका मकसद होता है कि हमें लड़ाई झगड़े से या मारपीट से या किसी प्रकार से अपने अधिकारों को मनवाएंगे सरकार से। नक्सलवाद की घटनाएं तुम सुनते हो रोज रोज, वो पुलिस वालों को, सरकारी कर्मचारियों को, मिलिट्री के लोगों को, जो भी उनके आता है उस क्षेत्र में, दंतेवाड़ा क्षेत्र में नक्सलवादी भारत के अंदर, वो उनकी हत्या कर देते हैं। श्रीलंका में लिट्टे था, लिट्टे भी ऐसा संगठन था। ये कुछ संगठन है जो क्या करते हैं, हिंसक कार्रवाई के द्वारा अपनी मांगे मनवाते हैं। ये हिंसक कार्रवाई का सहारा लेते हैं। तो ये उनका क्या होता है, हिंसक कार्रवाई के द्वारा ये अपनी मांगे मनवाने का कार्य करते हैं। ये होती है विचारधारात्मक शक्ति। ये इसके हम आगे देखेंगे शक्ति की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। इस लेसन में महत्वपूर्ण है शक्ति की संरचना। शक्ति की परंपरागत संकल्पना ऐसी समता के रूप में की जाती है जिसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण स्थापित करता है। ऐसे में क्या समाज में ऐसे समूह की पहचान कर सकते हैं जो नियमित रूप से किन्हीं अन्य शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि परंपरागत संकल्पना, शक्ति की परंपरागत संकल्पना प्राचीन समय में क्या थी कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर अपना नियंत्रण करेगा तो वो शक्तिशाली माना जाएगा। जैसे एक व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करके अपनी इच्छा से उनसे कुछ भी करा ले तो वो शक्तिशाली व्यक्ति है। ये बात हो गई इसमें। अब इसमें देखो सिद्धांत दिए थे, इसमें 4 सिद्धांत दिए गए थे। इस समय शक्ति संरचना के 4 सिद्धांत है। अब वो 4 सिद्धांत कौन कौन से हैं, हम उसका एक एक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आता है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत, सेकंड नंबर पे है विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, नेक्स्ट आएगा नारीवादी सिद्धांत, और उससे नेक्स्ट है बहुलवादी सिद्धांत। सबसे पहले हम वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत देखेंगे कि क्या होता है वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत। वर्ग प्रभुत्व का सिद्धांत जो कि मार्क्सवाद की देन है। पिछले साल मैंने मेरे बच्चों को पढ़ाया, मार्क्सवाद में वर्गों के बारे में अध्ययन किया।
तो वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत किसने दिया था? मार्क्सवाद में, यानी कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत का जन्मदाता माना। इससे पहले भी था, पर कार्ल मार्क्स को वर्ग संघर्ष का, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का जनक माना जाता है, जिसकी मूल मान्यता है कि आर्थिक आधार पर समाज में दो विरोधी वर्ग में बंटा है। उसने, कार्ल मार्क्स ने ये कहा था मार्क्सवाद में, और भी विद्वान थे। मार्क्सवाद का मतलब केवल कार्ल मार्क्स नहीं है, लेनिन, ये और भी स्टालिन वगैरह ये भी थे। उनकी मान्यता कि आर्थिक आधार पर समाज दो विरोधी वर्गों में बटा हुआ है। इन दो वर्ग उसके अंदर दो विरोधी वर्ग कौन कौन से हैं? आर्थिक रूप से ताकतवर बुजुर्गा वर्ग और आर्थिक रूप से निर्भर सरवरा वर्ग। इन दो वर्ग थे उस समय। ताकतवर वर्ग को क्या कहा? बुजुर्गा वर्ग। और कमजोर वर्ग को क्या कहा? दुर्बल वर्ग, यानी सर्वहारा वर्ग। तो ये वर्ग संघर्ष, मार्क्सवाद के विद्वानों ने ये कहा कि वर्ग प्रभुत्व यानी कमजोरों में अमीर गरीब का, ये शुरू से ही है। समाज शुरू से विरोधी रहा है। इन दोनों विरोधी वर्गों के बीच समाज में निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अतः इनका मानना है कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये मार्क्सवादी कहते हैं। यानी वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत क्या है कि एक वर्ग तो हमेशा राज्य करता है और एक वर्ग हमेशा शासित होता है, एक शासक और एक शासित। ये बात शुरू से ही है, अब से नहीं, पहले से भी है, शुरू से ये चलती है। उन्होंने ये कहा, वर्ग का सिद्धांत ये था, वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत ये था। इसमें मैं आपको और बताना चाहूँ थोड़ा, मार्क्सवाद के अलावा इन्होंने राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, समाज, नैतिकता, संस्कृति में हर तरह का ऐसा वर्चस्व कायम किया। यानी जो ताकतवर व्यक्ति है, पैसे वाला, आर्थिक रूप से सक्षम है, वही सब कुछ है। कमजोर वर्ग तो दास बनने लायक है, ये तो हमेशा ही शासित ही रहेगा। ये संघर्ष कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा अमीर गरीब बनते रहेंगे और ये संघर्ष चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा। ये बात साफ क्लियर होती है वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत। तो इसको आपको ये ध्यान रखना, कार्ल मार्क्स की याद आते हैं, आप एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्ग प्रभुत्व सिद्धांत का संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, तो आप आराम से दे सकते हो। इसके बाद दूसरा सिद्धांत आता है आपके विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या है? विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार समाज शक्ति के आधार पर दो वर्गों में विशिष्ट वर्ग जो कि शक्तिशाली है। उस समय क्या विशिष्ट वर्ग क्या होता है? जो अलग ही हो सबसे। तो विशिष्ट वर्गीय जो सिद्धांत है उसमें दो वर्ग थे, एक विशिष्ट वर्ग होते थे, एक सामान्य वर्ग के लोग। विशिष्ट वर्ग शुरू से विशिष्ट ही है। वो ये कहता है सिद्धांत कि जो विशिष्ट लोग वो शुरू से विशिष्ट है, वो शुरू से ऐसे ही है, तो वो शक्तिशाली होते हैं। विशिष्ट वर्ग शक्तिशाली होता है, संख्या में कम है मगर वो शक्तिशाली है। और सामान्य वर्ग जिसके ऊपर शक्ति प्रयुक्त होती है में बटा होता है। ये सिद्धांत भी शक्ति की संरचना सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार ये वर्ग विभाजन केवल आर्थिक आधार पर नहीं होकर, आर्थिक आधार पर नहीं है, वो आर्थिक आधार की बात करता है। कौन सा? कार्ल मार्क्स वाला सिद्धांत। ये आर्थिक आधार नहीं मानता। इसके अलावा कुशलता, इसमें कुशलता, आनुवंशिकता जानते हो, कुशल होना, आनुवंशिक शुरू से ऐसा वो व्यक्ति जो दिखने में ऐसा, ये तो है नहीं ऐसा है। संगठन क्षमता, जिस वर्ग की संगठन क्षमता शुरू से ऐसी, तो आगे भी संगठित रहेंगे। बुद्धिमत्ता, व्यक्ति बुद्धिमान है, वो किसी को भी अपने अधीन कर सकता है, वो बुद्धि से किसी को भी हरा सकता है। प्रबंध क्षमता, उसमें एकत्र करने की क्षमता होनी चाहिए। नेतृत्व क्षमता, यानी किसी को भी अपने नेतृत्व में कर सके। ये सब योग्यताएं कुछ विशिष्ट वर्गों में होती है। ये सिद्धांत ये बताता है कि हर आदमी ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति राजा नहीं बन सकता, शासन विशिष्ट वर्गीय लोग करेंगे। तो ये भेदभाव करता है ये सिद्धांत। इसमें आनुवंशिकता में होता है कि एक जैसे एक राजा का लड़का राजा की तरह रहता है, एक डाकू का लड़का डाकू पड़ता है, वो उसमें वही गुण आ जाते हैं। नेतृत्व क्षमता जाते हैं किसी नेतृत्व करना। इन योग्यताओं के आधार पर प्रत्येक देश और प्रत्येक प्रकार की शासन व्यवस्था में समाज का छोटा वर्ग उभर कर आता है जो शक्तिशाली होता है। विशेष वर्ग कम होता है मगर वो शक्तिशाली होता है। इसके अलावा बेटा जो सामान्य जन होता है वो ज्यादा होते हैं मगर वो बुद्धिमान नहीं होते हैं, संपन्न नहीं होते, शक्तिशाली नहीं होते, और वो हमेशा उनसे शासित होते हैं। इसमें देखेंगे उस समय के कुछ विद्वान थे जिन्होंने कुछ किताबें बुक लिखी। उसमें लिखा है जो विल्फ्रेड पेरेटो ने उस समय द माइंड एंड सोसाइटी एक पुस्तक लिखी। उसमें उन्होंने विशिष्ट वर्ग और सामान्य वर्गों के बारे में विस्तार से लिखा कि विशिष्ट वर्ग की संपन्न वही समझदार है, वही शासक बन सकते हैं, ये कभी नहीं बन सकते। ये बात द माइंड एंड सोसाइटी में लिखी उन्होंने। दूसरे विद्वान थे गितानो मोस्का।
मोस्ट का अंदर रूलिंग क्लास पुस्तक लिखी जर्मन भाषा में, उनमें उसने भी यही बताया कि जो विशिष्ट व्यक्ति है वही शासन कर सकता है, ये जो कभी शासक बन ही नहीं सकते। रॉबर्ट मिचेल्स, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज नाम की पुस्तक लिखी। उसका मतलब आप समझते हो कि पार्टी यानी विशिष्ट लोगों की अलग ही पार्टी होती है, अलग ही उनका समूह होता है, वो अलग ही संगठन होता है, और वही शासन करने लायक है। ये जो सामान्य जन है, कभी भी इनमें बुद्धिमान व्यक्ति हो भी जाए तो भी वो शासक नहीं बन सकता। तो ऐसे ये क्या, ये सिद्धांत दिए थे, ये शक्ति संरचना के सिद्धांत है। आगे हम देखें नारीवादी सिद्धांत। नेक्स्ट आता है नारीवादी सिद्धांत। ये क्या होता है नारीवादी, यानी महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं ने विरोध किया तो इसका विस्तार तुम्हारे पास, मैं तुम्हारे कोर्स के हिसाब से बताऊंगा, नहीं मेरे को इसका पूरा वो है, इसके बारे में कई विद्वानों ने कुछ क्या कहा था, तो वो बड़ा सिद्धांत आपको जो इसमें दे रखा है इतना ही करना है आपको, तो आपके लेवल में। नारीवादी सिद्धांत का मानना है कि समाज में शक्ति के विभाजन का आधार लैंगिक है। समाज की सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, जो महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अतः इस आधार पर यूरोप में नारी मुक्ति के आंदोलन प्रारंभ हुए, जो पुरुषों के पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते हैं। इसको आप समझो ध्यान से। नारीवादी सिद्धांत क्या मानता है, नारीवादी सिद्धांत ये माना गया कि समाज में शक्ति का विभाजन लैंगिक आधार पे। कैसे, महिलाएं ये काम नहीं कर सकती, महिलाएं शासक नहीं बन सकती, महिलाएं कमजोर होती है, कोमल होती है, वो कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकती। भेदभाव हो गया उनमें, महिलाओं को वेतन ज्यादा नहीं दिया जाए क्योंकि उनसे काम कम होता है, तो लैंगिक भेदभाव हो गया। तो इसके विरोध में महिलाओं ने किया कि हम क्यों नहीं कर सकते ये काम, तो यूरोप में इसके लिए आंदोलन हुआ, महिलाओं ने आंदोलन किया। आज तो महिलाओं की स्थिति हमारे देश में भी समान होगी, आज लड़कियां पढ़ रही है पुरुषों के बराबर, हर सेक्टर में महिलाएं पुरुषों के बराबर, डॉक्टर महिलाएं बनती है, आजकल तो मिलिट्री महिलाएं शामिल होगी बेटा। तो सब कुछ महिलाओं का क्या है कि सब जगह उनका बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, उनका सबका समाज में उनका सम्मान अधिकार मिल रहे हैं उनको। तो ये नारीवादी सिद्धांत उस समय हुआ, तो समाज में सारी शक्ति, उन्होंने कहा कि सारी शक्ति पुरुष वर्ग के पास है, महिलाओं के ऊपर, वो महिलाओं पर शासन करते हैं। ये बात प्राचीन काल से लेके चलती रही। आखिर में यूरोप में विद्वान होते बैटरी फ्रीडन, केट मिलेट, ये जो तुम्हारे कोर्स में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने क्या कहा, वर्जिनिया यूजीएस, इन्होंने कहा कि महिलाओं के नाते मेरा कोई देश नहीं है। बैटरी फ्रीडन ने कहा कि मैं बैटरी फ्रीडन महिला मुक्ति का जन्मदाता मानते थे। विद्वान है जो तुम्हारे कोर्स में बता रहा हूँ। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पितृसत्तात्मक प्रभुत्व का अंत करना चाहते थे कि मतलब महिलाओं का शोषण पुरुष करते आए, इसका अंत होना चाहिए, महिलाओं को पूरा अधिकार मिलना चाहिए। पितृसत्तात्मक मातृसत्तात्मक तुम थोड़ा बताऊं, यानी हमारे यहाँ पुरुषों के आधार पे ही प्रभुत्व है, यानी लड़के का नाम लड़के है, लड़के का नाम किसके आधार पर जुड़ा, भाई किसका लड़का है, किसकी लड़की है, पिता का नाम आता है, माता का नाम नहीं आता है। हमारे देश में कई राज्य ऐसे भी है जहाँ पे आपको बताऊं, उसको आप नोट आउट कर लेना, जहाँ मातृसत्तात्मक कई आदिवासी इलाकों में, केरल साइड में आदिवासी इलाके हैं, वहां लड़के लड़की का नाम माता के नाम से जुड़ा होता है। अपने यहाँ पे नहीं है। जो आदिवासी इलाके क्षेत्र है, मिजोरम, ये जो जिले हैं उनमें जो आदिवासी जनजातियां है कई रहते हैं, तो वहां पे क्या है, कई जातियों में यानी लड़के या लड़के का नाम माता के नाम से शुरू होता है, मातृ सत्तात्मक है। तो वहां पे जी आंदोलन शुरू सबसे पहले हुआ था, महिला की मतलब जो भी महिला के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये पुरुषों के द्वारा फैलाया हुआ है, इसका भी विरोध करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अलावा बहुलवादी सिद्धांत। ये बहुलवादी सिद्धांत, बहुलवादी ये इस सिद्धांत चौथा सिद्धांत है, शक्ति संरचना का चौथा सिद्धांत कौन सा है, बहुलवादी सिद्धांत। अब ये क्या है देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें जो मुख्य चीज है, शक्ति विभाजन का चौथा सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत है, जो उपयुक्त तीनों से भिन्न है। अब बहुलवादी सिद्धांत होता क्या है, बहुलवादी सिद्धांत के अनुसार समाज में सारी शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर, किसी एक वर्ग के हाथ में न होकर अनेक समूह में बटी होती है। उदार लोकतांत्रिक व्यवस्था में इन समूह के बीच सतत सौदेबाजी चलती रहती है, अतः शक्ति के आधार पर समाज में शोषणकारी व्यवस्था नहीं होती है। बहुलवादी क्या कहते हैं कि शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होनी चाहिए, शक्ति सब में बटी रहती है, सभी संपन्न होते हैं, सबको शक्ति बांट के रखो, एक व्यक्ति को शक्ति मत दो, सबको शक्ति बांट के रखनी चाहिए, शक्ति को सबको बांट के रखनी चाहिए, शक्ति एक व्यक्ति में नहीं होनी चाहिए, तो शक्ति सब में बटी होनी चाहिए। ये बात कौन कह रहा है, बहुलवादी विद्वान। उसमें क्या बताया गया है
कि बहुलवादी सिद्धांत ये शक्ति चौथा सिद्धांत है जो उपयुक्त तीनों से भिन्न है। वर्ग प्रभुत्व विशिष्ट वर्गवाद एवं नारीवाद ये दावा करते हैं कि शक्ति का प्रयोग समाज में दो वर्गों ने किया, मगर ये सिद्धांत शक्ति का सभी वर्गों में बांटना चाहता है। शक्ति सब में बटी हुई है, एक के पास एकत्रित नहीं है। ये सिद्धांत ये शोषण का दमन का विरोध करता है। आज वर्तमान में हमारे देश में भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शक्तियों को बांटा जाता है। हमारे देश में केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता और प्रांतीय सत्ता शक्ति बटी हुई रहती है, तभी जाके हम ढंग से शासन कर सकते हैं। एक व्यक्ति के पास शासन रहेगा तो वो अपनी मनमर्जी नहीं करेगा, वो हिंसक नहीं बनेगा। तो ये सिद्धांत क्या होता है, बहुलवाद का सिद्धांत भी शक्ति संरचना का प्रमुख सिद्धांत माना जाता है। अब देखेंगे आगे हम, नेक्स्ट आता सत्ता, ऑथोरिटी। सत्ता क्या होती है, सत्ता देख लीजिए, सत्ता क्या होती है। सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था, नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही मानकर स्वेच्छा से उसके निर्देशों का पालन किया जाता है। इस लाइन का मतलब समझ में आया आपके? सत्ता किसी व्यक्ति, संस्था या नियम या आदेश का ऐसा गुण है जिसके कारण उसे सही माना जाता है। सभी लोग किसी व्यक्ति या संस्था या नियम का सही मान ले, भाई सही है, उसका पालन स्वेच्छा से करे, अपनी इच्छा से करे, वो क्या कहलाएगी? सत्ता, ऑथोरिटी। वो क्या कहलाएगी? सत्ता। अब जैसे स्कूल से संबंधित बात हम करते हैं, जैसे अपने स्कूल में तुम सब बच्चे पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, तो वहां पे सत्ता प्रिंसिपल के पास रहती है, तो वो आदेश देता है, उसका सब पालन करते हैं, टीचर से लेके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, बच्चे सभी। तो वो क्या है? सत्ता है। स्कूल में सत्ताधारी कौन है? प्रिंसिपल साहब, प्रधानाध्यापक जो भी है, वो क्या होते हैं? वो सत्ताधारी होते हैं। उसका आदेश का पालन सभी को आराम से आदेश का पालन करते हैं, स्वेच्छा से, वो होती है सत्ता। जब हम किसी बलशाली के आदेश की पालना करते हैं तब उसकी आज्ञा पालन का आधार शक्ति होता है। अब तो ताकतवर व्यक्ति कोई आ गया, कोई भी जैसे ताकतवर व्यक्ति है, अपराधी है, वो आके किसी को डरा के काम करे, तो वो क्या हो जाएगी? उसका वो क्या कहलाएगी? उस शक्ति से डरते हैं हम। जबकि हम चौराहे पर यातायात पुलिस के सिपाही के इशारे पर रुकते हैं, तब सत्ता का प्रतीक होता है वो। जैसे चौराहे पर हम यातायात पुलिस देखते हो, सभी जानते हो, तो वो इशारा करता है इधर जाना है, ऐसे, तो वो क्या होता है? सत्ता होती है, उसकी बात मान लेंगे हम, तो सत्ता का प्रतीक है। और डरा के कोई बेकार व्यक्ति से, अपराधी किस्म का व्यक्ति आके लोगों को डरा के, तो वो सत्ता नहीं कहलाएगी, वो क्या है? शक्ति है, बल प्रयोग है। शक्ति के साथ वेदता जुड़ती है, सत्ता कहलाती है। वेद होनी चाहिए, वो हर व्यक्ति नहीं करता। यातायात पुलिस की बात हो तो मान लोगे, नहीं कोई भिखारी आके चौराहे पे खड़ा हो जा रहे हो, आपको इशारा करता, आप मानोगे क्या? नहीं मान सकते। एक अपराधी को आप खड़ा हो गया, आपको जैसे ट्रैफिक की पुलिस की जगह खड़ा हो जाएगा, तो आप मानो, क्यों? कि वो वेदता नहीं उसके साथ। शक्ति और वेदता जब जुड़ती है तो क्या बनती है? सत्ता। इसको आप नोट करो, शक्ति प्लस वेदता क्या कहलाएगी? सत्ता। शक्ति प्लस वेदता मीन्स सत्ता, ये सत्ता कहलाती है। इस सत्ता के वास्तविक परिभाषा ये है। और मैं आपको, जो विद्वान है उन्होंने क्या कहा, बाइस्टेड ने इसे परिभाषित करते हुए क्या कहा? सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक अधिकार है। सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थात्मक, कोई भी संस्था है, कोई भी है, तो वो सत्ता शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब उसको सत्ता प्राप्त है, उसको ऑथोरिटी है। अगर नहीं है तो नहीं कर सकता। जैसे स्कूल की उदाहरण हम स्कूल का ज्यादा देना चाहेंगे। जैसे आपकी क्लास में टीचर है, स्कूल में पढ़ाते हैं, उनको ऑथोरिटी है आपको चुप करने का, उनको अधिकार है आपको सही शिक्षा देने का। समझ में आया मेरी बात? तो ऑथोरिटी, उनको अधिकार मिलता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, क्लास में हम जैसे एक मॉनिटर का चयन करते हैं तो सभी बच्चे उसकी बात मानेंगे, तो उनको अधिकार दिया गया सबके सामने, ठीक है, हम इनकी बात मानेंगे। कोई भी सत्ता नहीं करेगा तो ये बताएगा, जो टीचर्स मानेंगे, टीचर्स को बताएगा, तो वो उसको ऑथोरिटी मिलती है। तो आप समझ में आएगी ऑथोरिटी, सत्ता क्या होती है। हेनरी फेयल ने क्या कहा? सत्ता आदेश देने का अधिकार है और आदेश पालन करवाने की शक्ति है। यानी उन्होंने ये कहा, सत्ता आदेश देने का अधिकार जिसके पास है वही सत्ता का प्रयोग कर सकता है, हर किसी को नहीं। जैसे हमारे देश के अंदर आदेश पालन करने का अधिकार जो भी कर्मचारी, गवर्नमेंट अधिकारी है, जैसे, तो उन सबको अधिकारियों को शक्ति है, वो आदेश दे सकते हैं। मुख्यमंत्री आदेश दे सकता है, प्रधानमंत्री आदेश दे सकते हैं। इनको क्या है? सत्ता इनके अंदर है। अब देखेंगे आगे हम, इसके आगे सत्ता पालन करने के कुछ आधार होते हैं।
सत्ता पालन करने के आधार होते हैं। कैसे आप पालन करेंगे, सत्ता का पालन कैसे करेंगे, कुछ आधार तो होने चाहिए ना लोगों के पास। क्या आधार होने चाहिए, वो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है, तुम कैसे सत्ता का पालन कर लोगे। तुम्हें कुछ क्या क्या होता है, एक मुख्य बात है विश्वास की आ गई। सत्ता पालन के कुछ आधार होते हैं। कुछ आधारों में हम देखेंगे, सबसे पहले सत्ता के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यक्ति सत्ता का पालन क्यों करते हैं। सत्ता पालन के निम्न आधार है। पहला है विश्वास। विश्वास क्या होता है, विश्वास करना। हमें किसी पे विश्वास होगा, शासन पे विश्वास होगा, अधिकारी पे विश्वास होगा तो हम पालन करेंगे। देखते हैं इसमें क्या है। सत्ता पालन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है विश्वास। अधीनस्थों का सत्ताधारी के प्रति विश्वास। जो किसी बड़े अधिकारी के अधीन काम कर रहे हैं, उनको उन अधिकारियों पे विश्वास होता है कि जो भी वो निर्णय करेंगे सही करेंगे, हमें उनके आदेशों का पालन करना है। टीचर्स का मतलब बच्चे टीचर्स पे विश्वास करते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं अध्यापक, तो विश्वास के आधार पर उनका पालन करेंगे। बस ठीक पढ़ा रहे हैं तभी हम समझेंगे, तो विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। विश्वास जितना गहरा होता है, सत्ताधारी के आदेश का पालन भी उतना ही अच्छा होता है। अगर आप किसी पे विश्वास ज्यादा करोगे ना, किसी अधिकारी पे, तो अधिकारी अपने शक्तियों का उनका प्रयोग ढंग से करेगा। आपको विश्वास नहीं है तो वो सत्ता खत्म हो जाएगी। तो विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। सत्ता पालन के आधार में विश्वास सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसलिए शक्ति के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होगी। बिना शक्ति के मान लेंगे हम, सब बच्चे, सभी लोग, सभी मानेंगे। अब देखते एक रूपता। सत्ता पालन का सत्ता पालन का दूसरा आधार है एक रूपता। बेटा एक रूपता क्या होती है, विचारों और आदर्शों की एक रूपता। विचारों और आदर्शों की एक रूपता भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। सभी व्यक्ति एक रूपता, यानी किसी व्यक्ति में सभी व्यक्ति जो भी समाज समुदाय के लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, वो एक रूप रहेंगे किसी कानून के प्रति, तभी वो कानून, वो सत्ता का आदेश फलीभूत होगा। नहीं तो वो कानून मान्य नहीं होगा, वो फलीभूत नहीं होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, एक रूपता रखनी है। एक रूपता से आज्ञा पालन की स्थिति पैदा होती है। अगर हम एक रूप नहीं रहेंगे तो कोई भी नियम सरकार का क्रियाशील नहीं होगा। तो ये सब बातें किस में आती है, सत्ता के पालन के आधार में। अब देखो राज व्यवस्था में उदारवाद, समाजवाद आदि विचारधाराएं भी होती है, उनका भी, तो वो सब क्या है, एक रूपता होती है उनमें। नेक्स्ट आएगा सत्ता पालन का आधार है लोकहित। लोकहित क्या होता है, लोक कल्याण भी सत्ता का महत्वपूर्ण आधार है। हम राज्य के अधिकांश कानूनों की पालना केवल धन शक्ति के दबाव नहीं करते हैं, बल्कि प्रत्येक कैसे करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोकहित को बढ़ावा देते हैं, जैसे कर जमा करवाना, यातायात नियमों का पालन आदि करना। लोकहित, हम किसी अधिकारी या सत्ता का आदेश का पालन कैसे करते हैं, जब वो लोकहित का काम करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश के नेताओं पे, अधिकारियों पे, क्योंकि वो जनता का हित ही चाहेंगे, तो उसके लिए दंड का प्रयोग नहीं करते हैं। उन पे विश्वास, हितों का विश्वास करते हैं, लोगों का हित करते हैं वो, तब जाके ही लोगों के मन में उनके प्रति अच्छी भावना रहती है। वो अपना कर्तव्य पालन ढंग से करते हैं। जो भी जैसे कर जमा कराते हैं ईमानदारी से। अगर लोकहित का कार्य हो रहा है देश में, तो कर देने में जनता को कोई वो नहीं हो, जनता आराम से कर जमा कराएगी। अगर यातायात नियमों का पालन करेंगे तो सही ढंग से नियमों का पालन सबके लिए समान होगा। जैसे अमीर गरीब कोई भी है, अधिकारी कोई भी अगर गलती करता है, तो जैसे जो पुलिस व्यवस्था, जो प्रशासन व्यवस्था, मान लो किसी पे कुछ भी करते हो तो उसका पालन सबको बराबर करना पड़ेगा। ये नहीं गरीब व्यक्ति ने कोई नियमों का पालन नहीं किया तो उसको सजा दे दे, अमीर को नहीं दे, ये नहीं करना है। तो हमें लोकहित की भावना होनी चाहिए। चौथा नंबर का इसका आधार है दबाव। अनेक बार दबाव एवं शक्ति का भी सत्ता के पालन के लिए प्रयोग करना होता है। दबाव के द्वारा भी लोग करते हैं, बिना दबाव के नहीं। जैसे प्रत्येक व्यवस्था में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर सत्ता के अन्य आधारों क्रम प्रभाव रहता है, जो दमन दबाव के पास सही समझते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपराधी किस्म के व्यक्ति होते हैं, जो सरकार के नियमों का पालन बिना डर के, दबाव के नहीं करते हैं। तो दबाव भी महत्वपूर्ण आधार है सत्ता पालन का। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी में लेसन में सत्ता के रूप। अब सत्ता के भी कई रूप होते हैं, अलग अलग रूप बताए सत्ता के। सत्ता के विभिन्न रूप है, अलग अलग रूप है। प्रसिद्ध समाज वैज्ञानिक मैक्स वेबर था, उन्होंने सत्ता के 3 निम्न रूप बताए।
वह सत्ता इन 3 रूपों में विद्यमान रहती है। वो 3 रूप कौन कौन से? देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं परंपरागत सत्ता। परंपरा यानी परंपरा से जो है परंपरागत होती है, जो पहले से चली हुई चीज को हम परंपरागत बोलेंगे। इस सत्ता का आधार परंपराएं व इतिहास होता है। परंपरागत सत्ता का मतलब है इस सत्ता का आधार परंपराएं एवं इतिहास होता है। इसमें यह माना जाता है कि जो व्यक्ति या वंश परंपरा के अनुसार सत्ता का प्रयोग कर रहा है, जो व्यक्ति या वंश जो परंपरा बनी उसके आधार पर कार्य कर रहा है, उनके नियमों के अनुसार कार्य कर रहा है, वह सत्ता उसी के पास बने रहनी चाहिए। इस सत्ता में तर्क बुद्धि संगता का अभाव रहता है। घर में वृद्धजनों की सत्ता परंपरागत सत्ता का उदाहरण है। यानी जो परंपरा का पालन कर रहा है शुरू से वंश राजवंश, और कुछ भी चेंज नहीं है, उसकी सत्ता तो बनी रहेगी। आज हमारे घर में वृद्धजन लोग होते हैं, उनमें भी परंपरा की सत्ता का उदाहरण मिलेगा। जैसे वृद्ध लोगों की जो भी तो परंपरा चली आ रही है, दादाजी की सेवा करना, इनकी ये सब चीजें की परंपरा चली, कैसे व्रत लोग कैसे मतलब सब बातें जो है ना परंपरा चली। माता पिता की आज्ञा पालन करना, बड़ों का आदर करना, वृद्ध लोगों की सेवा करना, बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करना, ये सब परंपराएं, ये परंपरा सत्ता का उदाहरण है। ये सत्ता क्या है बेटा? परंपरागत सत्ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा करिश्माई सत्ता। करिश्माई सत्ता ये करिश्मा का मतलब जानते हो कि उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यानी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी से ही लोग प्रभावित हो जाएंगे उससे, उसको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको मैं आपको विस्तार बताऊं। करिश्माई सत्ता ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के पर्सनैलिटी, उसे व्यक्तित्व से लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। करिश्माई सत्ता यानी ये तो करिश्मा हो गया। करिश्माई सत्ता किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व, व्यक्तिगत गुणों और चमत्कार पर आधारित होती है। इसमें जनता उस व्यक्ति के इशारे पर बड़े से बड़ा त्याग करने तैयार रहती है। अब ये मैं आपको बताऊं, जैसे कोई नेता ऐसा है जिसकी लोग उसके व्यक्ति इतना प्रभावित है कि वो कुछ कहीं भी करने के लिए तैयार हो जाए, अपना सब कुछ दान देने के लिए तैयार हो जाए। जैसे मैं आपको उदाहरण इसमें आएगा, मैं बता रहा हूँ। जैसे महात्मा गांधी, हमारे देश की जो सबसे पहले हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, उनसे हमारे देश की जनता इतनी प्रभावित थी कि जनता उनके एक इशारे पे महिलाएं, बच्चे सभी आंदोलन के लिए तैयार हो गए। देश के आंदोलन सब तैयार हो गए। प्रभाव ऐसा था क्योंकि वो करिश्माई व्यक्ति थे। उनके विचारों से लोग इतने प्रभावित थे, उनके व्यक्तित्व इतने प्रभावित थे कि लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व ऐसा था, इससे भी लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित थे। उनकी नीतियों का पालन करने में, उनके जो भी नियम बनाए उनको आसानी से, उनके बनाए कानूनों को आसानी से मान लेते। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि करिश्माई सत्ता के उदाहरण है जो मैंने आपको बताया। मैंने महात्मा गांधी से लेके पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी आदि सभी कहते हैं करिश्माई सत्ता के उदाहरण है। दूसरा नंबर करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट हम देखेंगे जो कानूनी सत्ता है, जिसको हम क्या मानेंगे? कानूनी सत्ता जो वर्तमान में प्रासंगिक सत्ता मानी जाती है। कानूनी सत्ता, तर्कसंगत सत्ता। इसका आधार क्या होता है भाई? कानूनी का इसका आधार पद होता है। इसका आधार पद होता है, यानी जिस पद पर व्यक्ति होता है वही उस कानून का पालन करे जो उस पद से संबंधित है। जैसे इसमें व्यक्तित्व का महत्व नहीं है, उस पद में कानून जो सत्ता नहीं है, उस पद का प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस सत्ता का प्रयोग करता है। जैसे शिक्षक की सत्ता। अब कानूनी तर्कसंगत सत्ता मतलब जानते हो कि एक व्यक्ति जैसे कैसा विद्वान, कैसा भी आकर्षक है, बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट दिख रहा है कुछ भी, मगर वो शिक्षक के पद का कार्य नहीं कर सकता जब तक वो शिक्षा से संबंधित व्यक्ति नहीं है, उसने शिक्षा प्राप्त नहीं की। शिक्षा मीन्स उसने वो जो ट्रेनिंग नहीं ली, उसका प्रशिक्षण नहीं लिया, तो कैसे करेगा उस पद का कार्य? वो कानूनी सत्ता होती है। कलेक्टर की सत्ता, जो जिलाधीश कलेक्टर होता है उस पर प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। जब तक वो प्रशासनिक सेवा की परीक्षा, एग्जाम को क्लियर नहीं करेगा, तब तक वो उन नियमों को नहीं पढ़ेगा, सबको तो कैसे कर सकता है? उसे व्यक्तित्व से कलेक्टर किसी को नहीं बनाया जा सकता, वो कानूनी होती है, तभी पद का प्रयोग कर सकता है। प्रधानमंत्री सत्ता, तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रधानमंत्री नहीं हो सकता। भाई देख के ये प्रधानमंत्री बात नहीं मान सकते, तो वो अधिक कानूनी जो आज भी प्रासंगिक है, इसको हम देखते हैं। यदि कानूनी सत्ता का प्रयोग कर रहा है तो उसका व्यक्तित्व चमत्कारी हो, तब भी असीमित सत्ता को प्रयोग कर सकता है। वो कानूनी सत्ता प्रयोग कर रहा है, अब व्यक्तित्व चमत्कार तो वह असीमित प्रयोग कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री
जैसे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे बताया गया, तो ये क्या है, प्रधानमंत्री में कानून सत्ता निहित होती है। देख बेटा, उसमें तो पद बैनर व्यक्ति गुणों के आधार पर कर सकता है, यानी वो उसे गुणों के आधार पर विशेष प्रयोग कर सकता है, मगर सीमाएं अलग अलग दिखाई देती है। वेबर ने स्वीकार किया है कि किसी भी प्रकार की सत्ता शुद्ध रूप में देखने को नहीं मिलती है। अब आपको मैं बताना चाहूंगा, ये सत्ता जो तीन रूप बताए, इसमें आपको वेबर कहना चाहता है कि कोई भी स्पष्ट रूप नहीं है। कानूनी सत्ता भी पूर्ण रूप से कानून नहीं है, कानूनी नहीं है। करिश्माई सत्ता भी कहीं दिखाई देती है, परंपरागत दिखाई देती है, यानी कोई सी सत्ता पूरी शुद्ध रूप में नहीं है। परंपरागत भी आप देखोगे शुद्ध नहीं मिलेगी, करिश्मा भी नहीं है आजकल, कानूनी सत्ता में नहीं है। क्योंकि कानून के बारे में अब आगे उसमें क्या होता है कि जैसे कोई भी अधिकारी रिश्वत भ्रष्टाचार ये फैले तो कानून का एक मजाक बना लेते हैं, तो ये इस पर दिखाई नहीं देता है। आगे हम बेटा लास्ट है अपने इस लेसन में वेदता, लेजिटिमेसी। वेदता में क्या होती है, इस शब्द की उत्पत्ति, ये याद रखना आप, मैं क्वेश्चन में डालूंगा। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिट टेमस से हुई है, जिसका अर्थ होता है लवफुल, अर्थात वैधानिक। वेदता मीन्स वैधानिक, वेदता अथवा औचित्य पूर्णता का लंबा इतिहास रहा है। ये बहुत लंबा इतिहास वेदता का, औचित्य पूर्णता का, प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक लंबा इतिहास रहा है। प्लेटो प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा, अरस्तु ने संवैधानिक शासन द्वारा शासक की वेदता को सिद्ध करने का प्रयास किया। प्लेटो ने न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का प्रमुख सिद्धांत न्याय का, उसमें भी अरस्तु ने संवैधानिक शासन की बात की, उसमें भी उसने वेदता को सिद्ध करने का प्रयास किया। इससे पूर्व भारतीय दर्शन में भी इसका प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, हमारे देश के अंदर जो प्रमुख कानून ग्रंथ है, मनुस्मृति में भी वेदता के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको आप ढंग से समझो वेदता को। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो पुस्तक ली अर्थशास्त्र, वो राजनीति संबंधी पुस्तक है। नाम अर्थशास्त्र है मगर उसमें राजनीति सामाजिक आर्थ सब कुछ, तो एक राजनीतिक ग्रंथ माना जाता है। जो महान विद्वान कौटिल्य, कौटिल्य के बारे में मैंने आपको बता भी दिया। चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके गुरु थे कौटिल्य, एक महान विद्वान। उन्होंने एक ऐसी पुस्तक लिखी जो राजनीति में लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें वेदता का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में क्या लिखा उन्होंने, राजा या स्वामी को सभी अधिकार कुछ कर्तव्य के निर्वहन के साथ प्रदान किए गए। राजा को और स्वामी को, जो राजा या स्वामी है उसको कुछ अधिकार कर्तव्य के निर्वहन के लिए प्रदान किए गए, तथा प्रजा पालन व जन कल्याण को उनके मूल कर्तव्य के रूप में पहचान दी गई है। मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत, यानी मध्यकाल में राज्य की उत्पत्ति देवी सिद्धांत, यानी राजा की उत्पत्ति देवी सिद्धांत, मतलब भगवान ने किए, देवताओं ने किए, और ये वेदता का आधार माना गया उस समय। भाई उस समय क्या मानते हैं, जो भी राजा होता है ना वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो जो भी कहे उसको मानना, आंख बंद करके, वो वेद है, उसकी बात वेद मानी जाती है। मध्यकाल में देवी सिद्धांत में कहा गया। धीरे 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 सिद्धांत चलते रहे। शक्ति सिद्धांत था, शक्ति के बल पे कुछ भी करवा लो, जिस बात शक्ति वो उसके आदेश कानून है, तो वेद था वही वेद है। तो मध्यकाल में राज्य के उत्पत्ति सिद्धांत में ये बात कही गई, वेदता का आधार बताया गया। इसमें क्या, इसके बाद में हॉब्स, लॉक, रूसो, इन्होंने देवी सिद्धांत का खंडन किया। उन्होंने कहा कि ये गलत है, कुछ जरूरी नहीं कि देवी राज्य को तो देवी सिद्धांत नहीं, लोगों ने समझौता करके राज्य बनाया। उन्होंने कहा कि जो लोगों की भलाई के लिए जो कानून बने, लोगों की इच्छा के अनुसार कानून बने, उनके अच्छे के लिए कानून बने, वही वेद है, और ये गलत है। ये देवी सिद्धांत का खंडन कर दिया उन्होंने। ये समझौते का परिणाम, ये समझौतावादी विचार थे, ये नोट कर लेना। हॉब्स, लॉक, रूसो विश्व में समझौतावादी विचारक माने जाते हैं। इन्होंने देवी सिद्धांत का खंडन किया और वेदता का आधार समझौता माना। आधुनिक लोकतांत्रिक, जो आधुनिक लोकतांत्रिक जो सिद्धांत है, शासन है, में जनता की सहभागिता को राज्य की वेदता प्रमाण माना। यानी जनता सहभागी है ना लोकतंत्र में, तब वो वेद है। अगर जनता खुश नहीं है तो कानून गलत है। जनता की सहभागिता रहती है। लोकतंत्र जानते हो, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये डेफिनेशन मैंने बताई। तो लोकतंत्र है लोगों का शासन, उसमें सहभागिता को महत्व दिया गया। जब जनता सहभागी है तो कानून सही है, और जनता के बिना रहेगा कुछ भी कानून बनेगा तो गलत है, क्योंकि शासन जनता का है। हमारे देश में कोई कानून बना दे, मान लो जनता की बिना सहमति के मान्य होगा क्या, नहीं, क्योंकि लोकतंत्र हमारे यहाँ पे।
तो हमारे यहाँ पे जो भी कानून कुछ बनता है जनता की सहमति से, उनकी इच्छा से, उनके नियमों के, भाई जनता सहमत है नहीं है, उसके आधार पर कुछ कानूनों का पालन किया जाता है। वैधता वो तभी वैध होता है। इन कारणों से हम किसी भी सत्ता को स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है कि उस सहमति से जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तब वह व्यवस्था अधिक समय अस्तित्व नहीं रहती। अब लोगों की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी लोकतंत्र में, अगर लोग सहमत नहीं है कानून से, किसी नियम से, किसी फैसले के, सरकार किसी फैसले से, तो वो कानून ज्यादा दिनों तक लोकतंत्र में नहीं रह सकता। वो शासन, वो दल, वो पार्टी जो भी है, उनका शासन धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा, इसमें जो साधन है मतदान, इसमें आता है मतदान, जनसंचार, जनमत संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन हैं जिनके माध्यम से वेतन प्राप्त किया। अब ये इसके अंडरलाइन कर लो आप किताब में, मतदान, जनमत संग्रह, मतदान, जनमत संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन है जिनसे वेतन प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन आ जाए, वैधता को प्राप्त करने वाले, वैधता को प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है, तो ये साधन याद रखना, इनका विस्तार पूछ सकता है। मतदान, मतदान, जनमत संचार के साधन, राष्ट्रवाद आदि वे साधन है जिसे वैधता को प्राप्त किया जा सकता है। वैधता, ग्रीन ने इस कथन को सिद्ध किया कि इच्छा न कि बल राज्य, इसमें क्या कहा ग्रीन ने, इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, यानी इच्छा न कि बल, यानी लोगों की इच्छा, मतलब इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है, ये उन्होंने कहा, किसने, ग्रीन ने। वेदता वास्तव में शक्ति और सत्ता के बीच कड़ी है, एक महत्वपूर्ण बात है। वेदता क्या है, शक्ति और सत्ता के बीच कड़ी, शक्ति और सत्ता के बीच में आएगी वेदता। शक्ति सत्ता के बीच में वेदता होगी, तभी शक्ति का प्रयोग सत्ता करती है, मगर वेदता होना चाहिए तभी वो प्रयोग किया जाएगा, दोनों के बीच की कड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं वेदता के बारे में। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन वेदता के आधार पर लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। शक्ति के द्वारा तो वो बाहरी रूप से नियंत्रण कर लेगा, मगर हृदय पर शासन नहीं करेगा। अगर वेद है तब लोगों पर शासन कर सकता है। वेदता मीन्स उसकी बात को व्यक्ति आसानी से अपने मन में उतार लेता है, तो वेदता ऐसा है जो हृदय पर शासन कर सकता है। और देखो बेटा, इसी कारण लोकतंत्र अधिनायक तंत्र अंतर है। लोकतंत्र जनता का शासन है, अधिनायक एक व्यक्ति का शासन है, इसमें अंतर है। लोकतंत्र का प्रधान लक्षण वेदता है, जब अधिनायक तंत्र का लक्षण क्या है, बल प्रयोग। अंतर देखो, लोकतंत्र का आधार क्या है, लोकतंत्र का आधार वेदता, और अधिनायक तंत्र का आधार क्या है, बल प्रयोग। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को वेदता बनाए रखने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों में निरंतर प्रयत्न होते रहते हैं। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन प्रयत्नों के अनुरूप बना लेती है तो वेदता प्रभावित होती है। सब में चेंज होता था, अगर इनको चेंज कर लेगी तो बनी रहेगी, वरना ये वेदता समाप्त हो जाएगी। क्रांति की स्थिति बनी रहती है। जैसे मैं आपको साम्यवादी व्यवस्था अपने आप को समय अनुसार नहीं बदल सकती, साम्यवादी जो व्यवस्था है अपने आप को समय अनुसार नहीं बदल सकती। आज इसकी कोई भी वैधता नहीं है। जो साम्यवादी प्रणाली मैंने आपको पढ़ाया था वो कभी भी वो नहीं हो सकती है। ठीक है, ये लेसन आपका कंप्लीट है। इसमें आपको इनको याद करना है, ढंग से पढ़ना है, इनको जो मैंने लिखा है उनको अच्छे से पढ़ना है और याद करना है। और बेटा इस पार्ट के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको आप साथ साथ इनको याद करना है आपको। जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको भी आप नोट आउट कर लेना। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए, वो लिखना है आपको। मैक्स वेबर ने सत्ता के कितने रूप बताए, वो 3 रूप थे। वो सेकंड क्वेश्चन है, शक्ति, सत्ता, वेदता के अंतर संबंधों की समीक्षा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें क्या संबंध है उसका करना है। थर्ड क्वेश्चन है अपना, वेदता का अर्थ एवं वेदता की प्राप्ति के साधनों का उल्लेख कीजिए। इसका अर्थ लिखना है, वेदता का अर्थ लिखना है, वो लॉफुल लेजिटिमस, ये इस तरह लिखना है, ये पूरा लिखना है, किस शब्द से हुई है ये लिखना है। और प्राप्ति के साधन मैंने आपको बोले थे, जन्म, संचार, मतदान, ये साधन है, ये लिखना है। द वेब ऑफ गवर्नमेंट के लेखक कौन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछते थे पुस्तकों के बारे में बोर्ड में, वो लिखना है मैकाइवर। 5वां क्वेश्चन, शक्ति के संदर्भ में नारीवादी सिद्धांत क्या है। नारीवादी सिद्धांत मैंने अभी एक एक चीज आपको ढंग से बताई है। मेरा तो मकसद ये रहता है कि जो मेरे वीडियो को 10 बार आप
10 बार आप देखोगे ना, उससे ही आपको याद हो जाएगा बेटा इसको आप बार बार देखो। आप इसको बार बार देख लो। मतलब ये क्या है कि जो नई टेक्नोलॉजी ना अपने शिक्षा की, हम किसी चीज को बार बार सुनते हैं तो हमारे दिमाग में वो सीधी उतरती है। तो आप इसको बार बार देखो ना, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, मेरा अनुभव है। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करना है। थैंक यू। हम आगे कल देखेंगे अगला चैप्टर।